नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे भीमराव अंबेडकर साहब की। क्या उनका दर्शन था, क्या उनकी राजनीतिक सोच थी, क्या उनका सामाजिक सोच था, किस तरह का उन्होंने आंदोलन चलाया अपने जीवन में, किस सोच के साथ वो जिए और किस सोच के साथ ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे। किस तरह भीमराव अंबेडकर आज चर्चाओं के बीच में है, सुर्खियों में है, सारी राजनीति के, भारत की राजनीति के जैसे ध्रुवी बने हुए हैं इस समय। वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अन्य क्षेत्रीय दल हो, सब जैसे अंबेडकर साहब की दुहाई दे रहे हैं। उनकी राजनीतिक सोच के साथ, उनकी विचारधारा के साथ स्वयं को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हर कोई ये पोजिशनिंग करना चाह रहा है कि उनकी पार्टी ही असली निष्ठा दिखा रही है अंबेडकर साहब के सोच को, उनके दर्शन को, उनकी राजनीति को। ऐसा क्या हुआ है अचानक, इसी पे चर्चा करेंगे विस्तार से आज के वीडियो में। तो दोस्तों, आगे बढ़ूं उससे पहले मैं एक बार फिर आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, हमारी पेशकश पसंद आ रही है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो चलिए लौटते हैं अंबेडकर साहब पर कि कैसे वो अपनी जीवन यात्रा के मृत्यु के 70 वर्ष बाद एक बार फिर इंडियन पॉलिटिक्स की सेंटर स्टेज को ऑक्यूपाई करे हुए हैं। सभी दल स्वयं को उनके साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरों को उनका विरोधी बनाकर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हाल ही में जो संसद सत्र समाप्त हुआ है, उसमें आखिरी 2-3 दिन तो पूरी तरह से जैसे अंबेडकर साहब की याद को, उनके दर्शन को, उनकी सोच, विचारधारा और राजनीति को ही भेंट चढ़ गए, बलि चढ़ गए। दोनों तरफ से तीखे आरोप प्रत्यारोप हुए। चर्चा शुरू ऐसे हुई कि जब कॉन्स्टिट्यूशन पे बहस का उत्तर दे रहे थे सत्ताधारी पक्ष की ओर से अमित शाह गृह मंत्री, तो उन्होंने एक वाक्य बोला कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, ये तो एक इनका नाम लेना तो एक तरह से फैशन बन गया, और अगर इतना नाम लोग भगवान का लेते तो उनको स्वर्ग प्राप्ति हो जाती। अब इस बात पे ऑपोजिशन ने जैसे इसको मुद्दा बना के इसको झपट सा लिया इस मुद्दे पे, और बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया कि ये तो दक्षिणपंथी पार्टी है, शुरू से ही अंबेडकर की विरोधी रही है, और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को उन्होंने कटघरे में लिया। और ये भी पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी का रात तक ही अमित शाह की सफाई में और बीजेपी और स्वयं को अंबेडकरवादी बताते हुए एक लंबे बयान आए कई ट्वीट्स की शक्ल में। तो काफ़ी डिफेंसिव पे आई बीजेपी। और उसके बाद अब देश भर में कांग्रेस आंदोलन चला रही है कि हम ये करने वाले हैं, ज़िले पे प्रदर्शन होंगे, फिर CWC की बैठक होगी, तो वो इसको एक बड़ा मुद्दा मान रहे हैं। ऑपोजिशन जो कहीं बिखरी हुई नजर आ रही थी महाराष्ट्र के इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद, और चर्चा ये चल रही थी कि इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व कौन करे, वो चर्चा थोड़ी पीछे हट गई, नेपथ्य में चली गई, और असली मुद्दा बन गया है कि अंबेडकरवादी कौन है, अंबेडकर साहब की विरासत और लेगेसी को लेकर आगे कौन सा दल बढ़ रहा है और कौन सा दल उसके विरोध में खड़ा है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स का सिलसिला चल रहा है, ये बड़ा ही दिलचस्प है। और आज मैं बात करना चाहूँगा कि दरअसल इसकी ऐतिहासिक तारीखी पृष्ठभूमि क्या है, कौन से दल कितने हमेशा अंबेडकर साहब के साथ रहे हैं। तो अब अंबेडकर जी और कांग्रेस के बीच में जो एक डिफरेंसेस थे या उनकी एक अलग अलग ओपिनियन थी बहुत मुद्दों पे, उसको हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा रेखांकित कर देता हूँ। और यही बात बीजेपी के साथ भी, हिंदू महासभा और RSS जो बीजेपी की प्रिकसर थी, जनसंघ, उसके साथ भी उनके डिफरेंसेस रहे। दरअसल अंबेडकर साहब अपने जीवन में लगभग हर इस्टेब्लिश राजनीतिक विचारधारा के खिलाफ खड़े रहे, क्योंकि उनके दर्शन में, उनकी सोच में, उनकी विचारधारा में सिर्फ एक ही चीज़ सेंटर स्टेज थी, वो थी दलितों का अधिकार, उनका हक। तो वो उनकी स्थिति कैसे बेहतर हो। अंबेडकर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया था कि वो इंडिया के इंडिपेंडेंस के ही खिलाफ हैं या उतने पक्षधर नहीं है, क्योंकि उनका कहना था कि ये कैसी आज़ादी हुई देश की जिसमें 25% ऑफ द पॉपुलेशन यानी दलित, पिछड़े, बैकवर्ड्स, इनको तो उनके अधिकार मिल ही नहीं रहे, उनके अधिकारों की तो सुरक्षा की बात ही नहीं हो रही। तो अंबेडकर साहब बड़ी रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी और अपने समाज के हक में लड़ने वाले, आगे बढ़कर वो ऐसे नेता थे। तो उनकी हर विचारधारा से, हर राजनीतिक सोच और विचारधारा से जितनी मेन स्ट्रीम पार्टीज थी, सबसे उनकी एक ना इत्तफाकी थी। तो कांग्रेस के साथ तो पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी के समय से। गांधी जी देखते थे अंबेडकर साहब की पॉलिसीज़ को और सेपरेट इलेक्टोरेट को एक हिंदुओं को बांटने के प्रयास की तरह, और अंबेडकर जी देखते थे कि भाई दलितों को उनका अधिकार मिले, पिछड़ों को उनका हक मिले। तो वो एक बुनियादी डिफरेंस था जिस पे फिर पूना पैक्ट हुआ और एक सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हुई। पहली बार रिजर्वेशन आए।
उसके बाद किस तरह से उनको पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लिया गया, उससे पहले नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल में लिया, कानून और न्याय मंत्री बनाया, फिर कैसे 1951 में उनका इस्तीफा हुआ जब हिंदू लॉ बिल नहीं पास करा पाए। वो सब विस्तार की बातें हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस के साथ भी उनका बुनियादी नाइतफाकी थी, विचारधारा भिन्न थी, नो लव लॉस्ट का रिश्ता था। कई मुद्दों पर खासकर कितना अग्रेसिवली पिछड़ों और दलितों का हक के लिए कैंपेन होनी चाहिए, उस पर दोनों अलग अलग विचारधारा के थे। तो काफ़ी डिफरेंसेस थे। नेहरू के साथ उनके पर्सनल डिफरेंसेस भी थे, कांग्रेस के दूसरे नेताओं के साथ भी थे, खासकर जो हिंदू लॉ बिल को अपोज करने वालों में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बाबू और आचार्य कृपलानी, कई जो कॉन्जर्वेटिव कांग्रेस लीडर्स थे वो उसके खिलाफ थे। लेकिन उससे भी ज़्यादा खिलाफ थे बीजेपी के नेता, तत्कालीन जनसंघ के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तो खुलेआम कह दिया था कि ये हिंदुओं के अधिकारों पे एक बड़ा तुषाराघात है, ये हिंदू इथॉस और सोच के खिलाफ है हिंदू लॉ बिल, हिंदुओं में ही क्यों रिफॉर्म होना चाहिए, बाकी रिलीजन्स में क्यों नहीं होना चाहिए। तो एक लगातार उनका एक नाइतफाकी का या डिसएग्रीमेंट का रिश्ता रहा है राइट विंग दक्षिण पंथ के साथ भी, आरएसएस, हिंदू महासभा, जनसंघ और फिर बीजेपी। तो क्या वजह थी? देखिए 1925 में आरएसएस का गठन हुआ था और तब से आरएसएस की एक बुनियादी सोच थी कि हिंदुओं में एकता कैसे बनाई जाए, हिंदू यूनिटी की बात उन्होंने लगातार सोची। लेकिन चूंकि आरएसएस भी लार्जली एक अपर कास्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, ब्राह्मणिकल उसका नेतृत्व था ज़्यादा, तो उनको कई दशक लगे इस बात को एक्सेप्ट करते करते कि हिंदू यूनिटी बिना दलितों के, पिछड़ों के या आदिवासियों के संभव नहीं है, वो असली हिंदू यूनिटी नहीं होगी। तो खैर वो भी एक अलग विस्तार की बात है। तो धीरे धीरे किस तरह से आरएसएस ने अपने सोच में बदलाव किया, संशोधन किया, वो भी एक लंबी कहानी है। लेकिन एक नेता, थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूं, एक नेता जो लगातार खड़ा रहा अम्बेडकर के साथ, वो था वीर सावरकर। वीर सावरकर बहुत पहले समझ गए थे, 1930 के दशक में ही समझ गए थे कि ये जो बात अम्बेडकर कह रहे हैं वो लार्जर हिंदू यूनिटी के लिए ज़रूरी है। और जब अम्बेडकर साहब अपना एजिटेशन चला रहे थे नासिक में, महाराष्ट्र के दूसरे अन्य ज़िलों में, तो सावरकर साहब उसको सपोर्ट करते थे, उसके पक्ष में आर्टिकल्स लिखते थे। अम्बेडकर साहब ने वो बात को रिकॉग्नाइज भी किया, एक्सेप्ट भी किया और कहीं ना कहीं उसकी प्रशंसा भी की। लेकिन जैसे सावरकर के भाई का बड़ा प्रयास था कि ये हिंदू राइट और अम्बेडकर के बीच में कोई लार्जर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, उसके लिए अम्बेडकर कभी सहमत नहीं हुआ। और 1951 में जब उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, उसके बाद उन्होंने कहा भी कि मैं इन रिएक्शनरी फोर्सेस के साथ, दक्षिणपंथी ताकतों के साथ, मतलब जनसंघ, आरएसएस, हिंदू महासभा के साथ कभी किसी किस्म का अलायंस नहीं करूंगा, क्योंकि यह हमारी सोच के खिलाफ है। तो दोनों ही पार्टीज या दोनों ही सोच जो था, लेफ्ट ऑफ सेंटर, क्योंकि लेफ्ट ऑफ सेंटर या तो कांग्रेस थी या कम्युनिस्ट थे जो क्लास डिफरेंस मानते थे ज़्यादा, वो कभी कास्ट डिफरेंस को नहीं अप्रिशिएट करते थे। राइट ऑफ सेंटर हिंदू यूनिटी की बात तो करते थे लेकिन अपर कास्ट सोच से ग्रसित थे। तो अम्बेडकरवादी जो जेन्युइन थे या अम्बेडकर साहब स्वयं थे, उनके विचार इन लोगों से नहीं मिलते जुलते थे। तो सब एक जगह कंफ्यूजन, क्या क्लैश था, एक किस्म का टकराव था। लेकिन अंबेडकर जी हमेशा अपनी बात पर अड़े रहे। अब अंबेडकर जी ने शायद 1935 में ही सबसे पहले ये कह दिया था कि मैं पैदा तो हिंदू हुआ लेकिन मरूंगा नहीं हिंदू। इस बात से बड़ी तिलमिलाहट हुई थी हिंदू राइट में, जो दक्षिणपंथी संस्थाएं, हिंदू महासभा में, बड़ा उन्होंने उस बात पे रोष जाहिर किया। और अगले साल अंबेडकर साहब ने इस बात को फिर से दोहरा दिया कि मैं मरूंगा नहीं हिंदू, छोड़ूंगा हिंदू धर्म मरने से पहले। और उन्होंने छोड़ा भी 1956 में। करीब 5 लाख अपने अनुयायियों के साथ, फॉलोअर्स के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो 1935 से लेके 1956 तक जब अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म को छोड़ा और अपने 5 लाख सपोर्ट के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया, उसके बीच में कई बातें हुई, कई डेवलपमेंट्स हुए, कई चेंजेस आए, कई माइनर और मेजर मॉडिफिकेशंस उनके विरोधियों ने अपने सोच में लाए कि कैसे अंबेडकर साहब को जोड़ें। लेकिन जो खास माइलस्टोन्स रहे इसमें, वो एक्चुअली 1956 से ही शुरू होते हैं जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। लेकिन उसके बाद भी आरएसएस और हिंदू महासभा वगैरह बहुत ज़्यादा जगह नहीं। उन्होंने नोटिस किया कि ये कुछ गड़बड़ तो हो रही है और उनका जो लार्जर हिंदू यूनिटी का प्लान है उसमें एक किस्म का ये एक रुकावट है, बट वो बहुत ज़्यादा सचेत नहीं हुए इस विषय के प्रति। सबसे ज़्यादा सचेत आरएसएस हुई 1981 में, जब तमिलनाडु में कई सैकड़ों हिंदुओं ने, लोअर कास्ट हिंदूज, दलित्स ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। वो बड़ी खतरे की घंटी लगी आरएसएस को। उसके बाद वो जगह फिर 1983 में पहली बार आरएसएस ने अपने फाउंडर हेगड़ेवार साहब और अंबेडकर साहब दोनों की बर्थडेज को, जन्म जयंतियों को धूमधाम से मनाया, या एक औपचारिक रूप से
मनाया उसको। उससे पहले एक अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा आरएसएस की, जो उनकी हाईएस्ट एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसने भी इस बात को गौर किया कि कैसे हिंदू धर्म से दलित जा रहे हैं और उनको रोकने के लिए हमें किस तरह से जो कास्ट सिस्टम की दुष्प्रथा है उसको रोकना चाहिए और हिंदू धर्म में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। इस बात को स्वीकार किया गया। और फिर 1990 में आरएसएस ने ज्योतिबा फूले, जो बड़े दलित रिफॉर्मर थे, और अंबेडकर साहब, दोनों का सेंटेनरी ईयर मना के एक बड़ी छलांग ली। उसका भी एक इमीडिएट कारण था, क्योंकि 1989 में वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने थे और कांग्रेस को कमजोर करने की इरादे से और अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के लिए, और एक जेन्युइन जो उनका एक रिफॉर्मिस्ट नेचर था, नई तरह की राजनीति करने की सोच थी, उसके तहत जो उन्होंने अंबेडकर को अपनाया था, अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया, अंबेडकर का पोर्ट्रेट सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में लगाया गया, अट्रॉसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट को पारित किया गया। तो सडनली जो कमंडल की राजनीति शुरू हुई 89 में, जो कि लार्जली बीजेपी के मंडल को चेकमेट करने के लिए थी, जो कि राम जन्मभूमि यात्रा अडवाणी जी ने शुरू की थी, तो उसको चेकमेट करने के लिए वो जाति की राजनीति आई, कमंडल की राजनीति आई। और कमंडल की राजनीति के तहत हिंदू अम्ब्रेला को, हिंदू छतरी को छितर बितर होते हुए देख के बीजेपी और आरएसएस ने अंबेडकर जी के सोच को और अपनाया और अंबेडकर और ज्योतिबा फूले का सेंटिनरी ईयर मनाया। तो ये बैकड्रॉप था और 1990 से लगातार हम देख रहे हैं कि एक कॉम्पीटिंग पॉपुलिज्म रहा है। अंबेडकर किसके ज्यादा सगे हैं, कौन ज्यादा अंबेडकर जी को मानता है, कौन ज्यादा दलितों के हित, पिछड़ों के हित के साथ खड़ा है। और बीजेपी इस दिशा में धीरे धीरे और आगे इसलिए बढ़ी कि जैसे जैसे कांग्रेस नॉर्थ इंडिया में कमजोर होती गई, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी छितर बितर होती गई, उसकी जमीन खिसकती गई, तो वो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था उसको भी बीजेपी ने कहीं ना कहीं भरने का प्रयास किया और वो भी अंबेडकर की विचारधारा की तरफ बढ़े। और 2014 से तो हम लगातार देख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी स्वयं कई बार कह चुके हैं कि अगर अंबेडकर नहीं होते तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते। शायद उनका इशारा इस तरफ था कि वो ओबीसी हैं और ओबीसी तभी प्रधानमंत्री बन पाया जब अंबेडकर की सोच देश में लागू हुई, देश ने उसको स्वीकार किया। और उसके बाद से लगातार अंबेडकर की नीतियों के साथ, अंबेडकर की पॉलिसीज के साथ और अंबेडकर के साथ जुड़ने का प्रयास बीजेपी कर रही है। चाहे वो तीर्थ स्थान बनाने की बात है, जो उनका लंदन में जहां रहते थे उस घर को बीजेपी सरकार ने ले लिया है, जो उनकी जन्मभूमि है, जन्मस्थल है मध्य प्रदेश में, उसको एक मेमोरियल की तरह डेवलप किया जा रहा है। चैत्य भूमि मुंबई में बनाई जा रही है, एक 430 फुट की स्टैचू, सबसे हाईएस्ट स्टैचू जो 20-30 किलोमीटर से दिखेगी, उसका निर्माण चल रहा है। अभी हाल में ही बड़ी संख्या में दलित, लाखों की संख्या में दलित 6 दिसंबर को वहां एकत्रित हुए थे। तो एक प्रो अंबेडकर वाइट बनने की कोशिश बीजेपी की लगातार जारी है और वही कोशिश कांग्रेस फिर से कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को भी लगा कि धर्म की राजनीति में तो वो टिक नहीं सकते बीजेपी के आगे, तो वो भी कहीं ना कहीं जातीय कार्ड खेलने के प्रयास कर रहे हैं। अंबेडकर की नीति कि कैसे पिछड़ों को, दलितों को उनका हक मिले, अधिकार मिले, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर राहुल गांधी ने घूमना शुरू किया, जातीय सेंसस, जातीय जनगणना की बात उन्होंने की। और तो कांग्रेस भी अपना पोजिशन वहीं कर रही है प्रो अंबेडकर, बीजेपी भी अपने आप प्रो अंबेडकर और दिखाने की कोशिश कर रही है। तो अमित शाह का रिमार्क थोड़ा केयरलेस जरूर था, जैसे तबलीन सिंह ने भी अपने कॉलम में लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में, लेकिन कहीं से भी अमित शाह अपमान करने का तो सोच ही नहीं सकते बी आर अंबेडकर का। इतने तो पॉलिटिकली सैवी हैं, ऐसा नहीं है कि उनके मन में कुछ और है, लेकिन इतनी तो राजनीतिक कौशल उनमें है। दरअसल वो कांग्रेस की बुराई करना चाह रहे थे कि कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने भारत रत्न नहीं दिया, कांग्रेस ने कभी स्टैचू नहीं लगाई अंबेडकर की, पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल में पोर्ट्रेट नहीं लगाई, उनको सम्मान नहीं दिया जितना उनको मिलना चाहिए था। वो बात कहते कहते उनसे मुंह से वो वाक्य निकल गया, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, जिसको लेके कांग्रेस और विपक्ष ले उड़ी। वो झंडा लेके निकल आए कि ये देखिए मनुवादी पार्टी है बीजेपी, ये तो है ही एंटी अंबेडकर, ये तो है ही पिछड़ों और दलितों के खिलाफ, और हमें असली उनके संरक्षक, उनके पेट्रन्स, उनके साथ खड़े होने वाले, उनके हिमायती। तो अब ये राजनीति चल रही है देश में। और अंबेडकर साहब को 1957 में उनकी डेथ हो गई थी, तो 43 वो और 24 ये, तो करीब करीब 70 साल बाद आज वो जरूर जहां भी होंगे वो कहीं मुस्कुरा रहे होंगे कि 70 साल के बाद भी उनकी प्रासंगिकता, उनका महत्व भारतीय राजनीति में न सिर्फ बना हुआ है बल्कि लगातार और मजबूत होता जा रहा है। क्योंकि इस बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी को दलितों की, जिसके वो मसीहा की तरह देखे जाते हैं, उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। तो अब अंबेडकर जी की लेगेसी, विरासत, कौन उनका असली पक्षधर है, कौन उनका विरोधी है, इसको लेके आने वाले दिनों में हम मान सकते हैं कि एक कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स चलने वाली है। और उसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो समय तय करेगा, लेकिन अंबेडकर साहब 2025 में उतने ही रेलेवेंट और प्रासंगिक रहने वाले हैं
जितने वो 1940 और 50 के दशक में थे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको हमारे प्रोग्राम, हमारी पेशकश अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारा व्यू पॉइंट, हमारी सोच आपको कैसी लग रही है उस पर भी ज़रूर अपनी टिप्पणी दें, कमेंट बॉक्स में हमारे को लिखें, हमें बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।